Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel Target 100 in Mathematics by Shivesh Kumar Singh. And today we are going to do some fatafat revision for grade 10 exam which will be held tomorrow. I am sure everybody has studied and सब कुछ आपका तैयार है, आपका सारा लेसन तैयार है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है. ठीक है, तो इसको फटाफट करते हैं. जैसे आप लोग न्यूज़ सुनते हैं 60 मिनट में 60 खबरें, वैसे ही इसको भी करते हैं जल्दी से. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इसको और समझेंगे सारी चीज़ें. नाउ फर्स्ट चैप्टर इज़ रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स में हमने क्या पढ़ रखा है, देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 2-3 स्टेटमेंट्स कुछ याद रखने होंगे. और वैसे इसके क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं. जो मेन इसका टॉपिक है वो है एचसीएफ और एलसीएम का, खास करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए. तो इसमें आपने क्या क्या बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं. एक तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. कुछ चीज़ें इसमें से हटा दी गई हैं इस सिलेबस में से. ठीक है, एग्जाम में वो नहीं आएंगी आपके. तो जैसे इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factor occur. See, composite number means which is not prime, which can be divided by any number. For example, if I take say 12, okay, so you can write 12 as 2 multiply 2 multiply 3. So you can see all these numbers are prime numbers. Yes, doesn't matter for their order, means you can write like this also, 2 3 multiply 2 multiply 2, or you can write like this also, 2 multiply 3 multiply 2, like this. So this is the meaning that unique, this is the unique means you will have the number 2 2 3 only, except for the order. Their order is not important. Okay, you can write it any order. So this is called fundamental theorem of arithmetic. Now next is, let p be the prime number and be a positive integer. If p divides a square, then p will divide a also. Where you will use this statement, can you recall that? Yes, I am sure you have done it correctly. You use this sentence in where you have to use square root of 2 is an irrational number. ठीक है, तो जैसे हम इसको वहाँ पर यूज़ करते हैं, बीच में स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल नंबर लेना है तो रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू एज्यूम करते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स. ओके, डू यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर मीन्स एक ऐसे नंबर जिनका एच सी एफ पी और क्यू का अगर एच सी एफ 1 है, देन पी एंड क्यू आर कॉल्ड को प्राइम. वॉट वी से, को प्राइम. ओके, नाउ तो इसको हम कैसे यूज करेंगे फिर? लेट पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 2 एंड देन वी गेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. सो पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो पी भी 2 का मल्टीपल होगा. यू नो ऑल दिस थिंग्स. ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू. नाउ we are wrapping up the things quickly, so I will not consider that much questions. If you want to ask any specific question, you can write in the comment. Okay, आगे क्या है इसमें? इफ़ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स. देखिए इसमें अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इन दोनों के एच सी एफ और एल सी एम का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी मान लेते हैं नंबर अपना कोई है 8 and 12. सो 8 and 12 का अगर हम एल सी एम देखें तो क्या आएगा, 24, और एच सी एफ क्या आएगा, 4. ठीक है, तो एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. यू सी 24 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 96, और 8 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आएगा, 96. तो यही है ये फॉर्मूला, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसमें हो सकता है कि आपको एच सी एफ गिवन हो दोनों नंबर्स का, तो पूछा जाए एल सी एम क्या होगा. एक नंबर का क्वेश्चन होगा, सीधे इससे निकाल लेना है आपको. एल सी एम का मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इससे जल्दी हो जाएगा. ठीक है, तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसमें टाइम भी एक नंबर का ही लगाना है, उसमें अननेसेसरली टाइम आपको खर्च नहीं करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें? अब देखिए, लेट एक्स बी द रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स. टर्मिनेट्स का मतलब आपको मालूम है कि रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एंड एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है, जैसे 1.3333 लाइक दिस, और यू कैन राइट लाइक 1.3 बार. ओके, सो अब इसका मतलब हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है. और अगर टर्मिनेट हो गया जैसे 2.52, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ. ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो ना तो टर्मिनेट हो ना तो रिपीट हो. ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू ना तो टर्मिनेट होगी ना रिपीट होगी. ठीक, ओके. अब इसमें क्या है कि कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन
वो टर्मिनेटिंग कब होगा? जब उसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के टर्म्स में लिखा हो। मतलब डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे वो केवल 2 और 5 होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ से 220 डिवाइडेड बाई 21। ओके, अब आप देखिए 21 है डिनोमिनेटर, इसका प्रोडक्ट क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई 7, तो इसमें 3 और 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर आ गया तो ये टर्मिनेट नहीं होगा फिर। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने ले लिया 6 ओवर से 1024, तो अब आप इसमें देखिए बहुत बड़ा नंबर है लेकिन आप इसको 2 की पावर 10 लिख सकते हैं 1024 को। तो अभी ये 2 के टर्म्स में आ गया और 5 इसमें नहीं है तो हम 5 की पावर 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर केवल अगर 2 और 5 के फैक्टर्स में है तो ये क्या होता है फिर? टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, तो वैसे ये बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को? थोड़ा सा ये जो स्टेटमेंट्स वगैरह याद करने के लिए आ जाते हैं ना, तो अगर ये आपको याद हैं सारे, खास करके ये जो HCF का बताया मैंने, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, ठीक है, और दूसरा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, और ऊपर वाला स्टेटमेंट ये जो बीच वाला नंबर 2 वाला स्टेटमेंट है P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, ये तो आपको याद ही रहना है, ये तो बहुत सारा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, तो इस चैप्टर की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे 1 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो दैट नंबर विल बी इटसेल्फ, दैट विल बी द आंसर। 0 कैन नॉट डिवाइड एनी अदर नंबर बट 0 विल बी डिविजिबल बाई ऑल अदर नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है, ये सब छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, इनको याद रखिएगा आप। ठीक, ओके। Now let's talk about polynomial. This chapter is very important for you and very easy. Polynomial का मतलब क्या हो गया? इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। पॉलिनॉमियल कहते किसको हैं? एनी एक्सप्रेशन रिटन विद सम वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल इफ आई से fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब ये देखिए एक पॉलिनॉमियल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, कुछ एक कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या है देखिए, जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं कोफिशिएंट्स, इसमें कोफिशिएंट क्या क्या हैं? 3, 4, जी और 1। ठीक है, अब इन कोफिशिएंट्स में से लीडिंग कोफिशिएंट हम किसको कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट हो गया आपका 3। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब कोफिशिएंट विद द हाईएस्ट पावर ऑफ x। ओके, सो दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको याद रखना है आपको। हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कोफिशिएंट इन द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नाउ अब इसमें आगे क्या आता है? डिग्री। डिग्री आपको मालूम है क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रोवाइडेड इट इज अ होल नंबर और प्रोवाइडेड इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे इसमें मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 3x टू द पावर 5/2 प्लस x। तो अब अगर कहा जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी तो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, तो क्या होता है? अब अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया fx इज इक्वल टू x to the power 3/2 over x to the power 1/2 plus x to the power 1 और x plus 1। ओके, तो अब इसमें देखिए इसकी डिग्री क्या होगी। तो अब ये नहीं कि आपने इसको देखा तुरंत और बता दिया कि फ्रैक्शन है तो डिग्री पॉसिबल नहीं है, नहीं। इसको पहले आपको देखना है कि कैन वी सिंप्लीफाई दिस, एंड इफ यू कैन सिंप्लीफाई देन यू मस्ट सिंप्लीफाई दिस। सो यहाँ डिवीजन है दोनों का, तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 3/2 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा? 2/2 मीन्स 1, सो प्लस एक्स प्लस 1, सो ये क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1। और ये देखिए पूरे होल नंबर में आ गया ना, ये होल नंबर पावर में आ गया, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने होंगे, ये सब एक एक नंबर के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ देयर डिग्री। ठीक है, पहला है इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 0 होती है। से फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट हम दे दिया जाएगा, कोई भी रियल नंबर, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? जिसकी डिग्री होती है 1। ठीक है, जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1 आ गया। ठीक, इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री होती है 2। ठीक, अब इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और लास्ट क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया? जिसकी डिग्री हो गई 4। ठीक है, अब इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं छोटा सा, x टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पावर 4 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ देयर पावर, इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ओके, नाउ
अब हम देखेंगे पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ देयर टर्म्स। सो अब इसमें क्या है, हो सकता है कि उस पॉलिनॉमियल में केवल एक टर्म हो, तो एक टर्म वाले पॉलिनॉमियल को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल, सिंगल टर्म। ओके, फॉर एग्जांपल वी से एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सी, जब आप टर्म देखेंगे तो उसमें पावर का ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। तो अब इसमें पावर कोई भी रहे, टर्म एक होना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा क्या हो गया, बाइनॉमियल। बाइनॉमियल का मतलब क्या हो गया, जिसमें हमारे टू टर्म्स हो गए। अभी टू टर्म्स वाला एक पॉलिनॉमियल लिख सकते हैं, 3x plus 5x, yes or no? Did you say no? Very good. It is not a binomial. Why? Because it can be simplified. So it will be 8x only. So it is a monomial. So if you write here 5x square, then it cannot be simplified further. Okay. So it will become a binomial. Now, last one is trinomial. Trinomial means where you will have three terms. Okay. For example, fx is equal to 3x square plus x plus 1. This is called the trinomial. Okay. So this was the types of polynomial based on their number of terms. ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल का क्या मतलब होता है कि अगर हमें एफ एक्स की कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉलिनॉमियल दे रखा है, से फॉर एग्जांपल 4x प्लस 1, और अगर आपने मान लीजिए f2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालते हो इसको, f2 की वैल्यू को x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मीन्स 9। सो 9 इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 देन फाइंड एफ जीरो, या ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ये क्या होता है, अब जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल यहाँ तो देखिए नाम ही बता रहा है कि क्या होना है। जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए गिवन पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, मान लीजिए ये एफ एक्स है, तो क्वेश्चन आ सकता है क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो क्या करना है उसमें, सीधे आपको उस पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल कर देना है, और x की जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। एक बार डबल चेक करने के लिए खाली आप x की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लीजिएगा इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स माइनस 3 प्लस 6, तो ये क्या आ गया, ये कैसे हो गया, 2। ओके, सो इसीलिए देखिए डबल चेक का फायदा हो गया ना अपने को गलती पकड़ में आ गई। -6 ये हो गया -6 प्लस 6 मीन्स 0। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल का क्या मतलब हुआ, एक्स या वेरिएबल की वो वैल्यू जिनके लिए गिवन पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n रियल जीरोज। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। ओके, तो अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि डिग्री 2 है इक्वेशन की, जैसे कोई भी पॉलिनॉमियल हमारे को दिया हुआ है, से एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इसमें क्या कितने होंगे, केवल एक होंगे। ठीक है, मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स की नहीं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस बात पर। ठीक है, अगर हमने लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो अब देखिए इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है, तो अब इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम इसके जीरोज हो सकते हैं 2। अब ये मैक्सिमम का क्या मतलब है, हो सकता है इसके एक जीरो हो, कैसे पॉसिबल है, जब दोनों जीरोज इक्वल होंगे। हो सकता है इसके कोई भी जीरोज ना हो, ये कब पॉसिबल होगा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। तो किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री अगर n है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज n से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन आपने कर रखा है। इफ़ एल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस, देन ये तो हो गया फॉर्मूला सीधा सीधा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन एन, एल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज़ होता है बहुत सारे तरीक़ों से। अभी जैसे क्या हो सकता है, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम, एल्फा माइनस बीटा निकालो, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिर आप, एल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा। ठीक है, तो ऐसे अगर फॉर्मूले का यूज़ हम कर लेंगे तो आसानी से वैल्यूज़ मालूम हो जाएगी, और इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आई एम श्योर आपने उन सबको याद कर रखा होगा।
ठीक है। ये जीरोज वाले क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, बस इसमें एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है आपने कि अगर नंबर ऑफ जीरोज दिया है, अगर आपको जीरोज मालूम है और पॉलिनॉमियल निकालना है, तो फिर क्या करोगे आप, एक तो ये फॉर्मूला है आपके पास, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, जिसको आप क्या कहते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये भूल जाते हो आप, या कन्फ्यूज़न किसी भी तरह का होता है कि हमारे को पहले प्लस लिखना है बाद में माइनस लिखना है, या दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस है, हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाती है एग्जाम में कभी कभी, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर एल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं, तो कितने जीरोज बताया मैंने, दो, तो यहाँ पर आप लिखोगे दो ब्रैकेट ऐसे। ठीक है। अगर प्लस एल्फा जीरो है तो यहाँ पर हो गया एक्स माइनस एल्फा, प्लस बीटा जीरो है तो यहाँ पर हो गया एक्स माइनस बीटा, और फिर क्या करोगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए और वही आंसर आपका आ जाएगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, आप देखिए ये वाला आ गया। अब इसमें ये के कहाँ से आ गया, के आता है कभी कभी अगर आपके फ्रैक्शनल जीरोस दे दिए होते हैं, रैशनल नंबर में जीरोस दिए होते हैं ना, तो उनको फिर हमें सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इसमें। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या आता है, अब देखिए पॉलिनॉमियल में तो वैसे कहने को तो इतना ही है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं बचता है, बट अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, और या तो फिर अपना उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस पे एक मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर। इसमें क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ओके, एंड ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है कि ए और बी दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते, हो सकता है कोई एक जीरो हो चलेगा, वो होता है कि वेरिएबल सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन जाती है फिर। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये चैप्टर एक्चुअली आपका बहुत ज़्यादा वेटेज कवर करेगा और कई वैरायटी हैं इसमें क्वेश्चंस की। तो पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। इसमें सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं ये मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में भी डिटेल में बना रखा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें दो इक्वेशन लेना होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन क्या होता है, जैसे अभी हमने जीरोस डिस्कस किया था पीछे पॉलिनॉमियल में, उसी तरह से सोल्यूशन भी होता है। सोल्यूशन किसको कहते हैं, वैल्यूज, वेरिएबल की वो वैल्यूज जिनके लिए गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। ठीक है। तो अब यहां देखिए सॉल्यूशन हमारे पास पहला आ गया कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होता है, जब, यहां भी लिख देते हैं, और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है। नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब ये ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो जाए। और कंसिस्टेंट में भी दो तरह की पॉसिबिलिटी हो गई, कौन कौन सी, एक होती है यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट यूनिकली, और इसका मतलब क्या होता है, जब ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो जाए। ठीक है। इसी तरह से कंसिस्टेंट इनफाइनाइटली, मीन्स जब हमारी इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएं, तो ये कब होता है, जब इसको होता है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है। अब देखिए अगर यही चीज़ ग्राफ से आ गई तो आप कैसे पहचानेंगे फिर, यूनिक सोल्यूशन के लिए ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए लाइन कैसी बनती है, ओवरलैप्ड लाइन बनती है, मतलब ठीक है, इस तरह से कोइंसिडेंट लाइन इस तरह से। और अगर नो सोल्यूशन है तो लाइन कैसे बनती है इनकंसिस्टेंट के लिए, पैरेलल लाइन ऐसे बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ग्राफ से भी आ सकता है कभी कभी, और एल्जेब्रिक कंडीशंस में भी आ सकता है। जिसको लगता है कि आपको ये फार्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया सोल्यूशंस के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्राफ कैसे हम बनाएंगे लाइन का। अगर इक्वेशन हमें दे रखा है, हो सकता है कि क्वेश्चन यही आ जाए, सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई इक्वेशन दे रखा है x माइनस टू वाई इक्वल टू 4। तो अभी ग्राफ के लिए क्या करेंगे, पहले आप x की वैल्यू को ले लीजिए 0, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप 0 ही लें, लेकिन मैं 0 प्रेफर करता हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2। और तो यहाँ पर पॉइंट हमारा देखिए क्या बन गया, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो पॉइंट क्या बना 0 -2। इसी को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ मान लीजिए 0 -2 कुछ यहाँ दिखेगा, यहाँ कहीं आएगा, और एक और पॉइंट चाहिए हमें, तो अब की बार हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है। तो जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो पॉइंट हमारा क्या बन गया 4 0। तो 4 मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा, 1 2 3 4 ये आ गया, तो ये हो गया 0.40।
ठीक है, और ये क्या था 0 माइनस 2। अब इनको क्या करना है, आपने स्केल से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर रफ फिगर बना रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में रफ फिगर नहीं बनाना है, बढ़िया एकदम अच्छा सा फिगर बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से लाइन बनाते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, बट 3 पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है, आपको भरोसा है अपनी कैलकुलेशन पे, तो आप क्या करेंगे, फिर 2 पॉइंट से ही आप लाइन को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया लाइन को ड्रॉ करने का मेथड। अब इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में और क्या बचता है, वैसे तो देखिए अगर आप फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद ही कुछ है, बट हाँ इसमें यह है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस की वैरायटी को, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ठीक से समझना होगा, खास करके अगर वो वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो मेथड्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं टू सॉल्व द इक्वेशन, वो कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला तो हो गया आपका सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम x या y की वैल्यू को निकाल करके दूसरे में रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस 7y इक्वल टू 4। तो अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी 1 माइनस वाई। इस x की वैल्यू को आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस वाई माइनस 7y इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर देंगे, हमें y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया सब्सटीट्यूशन। अभी दूसरा क्या बनता है, मेकिंग द कोफिशिएंट सेम और एलिमिनेशन मेथड। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मान लीजिए कि इक्वेशन हमें सेम ले लिया हमने एग्जांपल के लिए 3x माइनस 7y इक्वल टू 4। तो अब इसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में से किसी एक को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि कोफिशिएंट x या y का सेम हो जाए किसी एक का। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करें तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे केसेस में मैं प्रीफर करता हूँ 7 से मल्टीप्लाई करना। क्यों, क्योंकि x ये y के जो दोनों टर्म्स आप देख रहे हैं ये ऑपोजिट साइन के हैं। ऑपोजिट साइन के होने का क्या फ़ायदा होता है हमें, कि फिर हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए 7x प्लस 7y इक्वल टू 7। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करते ही ये कैंसिल हो गया। 10x इज इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11/10। ये वैल्यू दे करके आपको डरना नहीं है, बस ये तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया ना, इसलिए ऐसे अजीब सी वैल्यू आ रही है। नाउ अब इस क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी एक में भी पुट कर दीजिए, अपना y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द कैलकुलेशंस करेक्टली। ओके, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मुझे लग रहा है कि बस इतना ही है। बाकी आप वर्ड प्रॉब्लम्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कभी कभी बच्चे वर्ड प्रॉब्लम में टाइम ले लेते हैं इसके। ठीक है, उसमें इक्वेशन ही केवल आपको सही सही बनानी है पढ़ करके, अगर इक्वेशन आपने बना लिया तो फिर तो काम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर a कैन नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर a की वैल्यू ही 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक, अच्छा इसकी डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2। ठीक है, ये मैंने पॉलिनोमियल में भी बता रखा था। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, हम इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला इसमें क्या है, सॉल्यूशन, इसका सॉल्व कैसे करते हैं हम इसको, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैसे तो 3 मेथड हैं, बट पहले अभी हम करते हैं बात क्वाड्रेटिक फार्मूले की। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसी इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक स्पेशल नाम भी है, और इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और इसका यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं, देखिए सॉल्यूशंस का नेचर चेक करने में इसका यूज़ होता है। कैसे, सॉल्यूशन का नेचर आप कैसे चेक करोगे, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो हम इसको कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या कहते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, इन सब का ध्यान रखेंगे आप। और थर्ड क्या बनता है, अगर d लेस देन 0 हो गया, निगेटिव हो गया डिस्क्रिमिनेंट, तो उस केस में होता है नो रियल रूट्स। ठीक है, या हो सकता है आपको अब ये सिखा दिया गया हो टर्म्स इमेजिनरी रूट्स। वैसे तो ये 11th का टर्म है, आप 11th में जब पहुंचेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं।
जैसे मान लीजिए ये आ गया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल 0। क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन विल बी रूट्स विल बी इमेजिनरी और रूट्स विल बी इक्वल। तो इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4। ये देखिए ऐसे फटाफट छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक फार्मूले की। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बस आपका यही एक है, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करेंगे हम क्वेश्चन में, मान लीजिए कि क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, सॉल्व 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया ABC। इसमें ध्यान ये रखेंगे कि एक छोटा सा चेंज मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ माइनस कर देता हूँ। तो इसका ऐसा क्यों किया, क्योंकि a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी, c की वैल्यू कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में इसको 1 लिख देते हैं, तो ये 1 नहीं है, नेगेटिव 1 होगी, ठीक है। तो अब इसको ध्यान रखेंगे और फटाफट इसको सॉल्व करके खत्म करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो हो गया 4, 9 क्यों लिखा मैंने, माइनस 4ac, ओके, अपॉन 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2। सो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 12 ओवर 4। तो ये आ गया आपका माइनस 2 प्लस माइनस 12 प्लस 4 16। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4/4। तो अब इसके दो आंसर क्या क्या आ गए, एक माइनस 2 प्लस 4 लेंगे तो प्लस 2 अपॉन 4 1/2, और माइनस 2 माइनस 4 लेंगे तो माइनस 6/4 की वैल्यू -3/2। ये दो आंसर आ गए फटाफट, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको यूज़ कब करना है, वैसे तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में आपको टाइम लग रहा है तो फटाफट आप इसी से ख़त्म करो क्वेश्चन को, ठीक है। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। अब इसके बाद क्या आता है, जो नाम अभी लिया था मैंने, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ओके। ये थोड़ा सा वैसे तो है आसान, लेकिन कभी कभी जब बड़े नंबर आ जाते हैं ना तो इसमें बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्या करना होता है इसमें, वही लास्ट वाला एग्जाम्पल या कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए पहले और आखिरी वाले को तो मल्टीप्लाई करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो क्या आएगा, 10। अब 10 के जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं उनको लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। एक हो गया 1 मल्टीप्लाई 10 और एक हो गया 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें हमें कौन सा फैक्टर चूज करना है, कौन सा पेयर चूज करना है, वो पेयर चूज करना है जिसका एडिशन करने से मिडल नंबर आ जाए। हमें ध्यान देना होता है कि कांस्टेंट टर्म जो है उसका साइन क्या है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव करने से मिडिल वाला आना चाहिए, पॉजिटिव है तो प्लस करने से मिडिल वाला आना। तो अगर हमने ये चूज़ कर लिया 1 और 10 तो इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 1 + 10 की वैल्यू 7 तो कभी नहीं होगी। तो क्या करेंगे फिर हम 2 और 5 को चूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 + 5x + 5 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करिए और अपना कॉमन लेकर के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो अगर इस मेथड में कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, नाम है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो लाइन में है। इसमें और क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। शायद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटाया गया है, ऐसा बताया किसी ने मेरे को, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, सो अभी उसको मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये देखिए एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है जिसमें केवल 2 फॉर्मूले और चैप्टर खत्म। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस का मतलब फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, देन फोर्थ माइनस थर्ड नंबर, लाइक दिस। तो आप यहाँ देखिए अगर हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 का डिफरेंस है सारे टर्म्स में। तो इसी 3 को कहते हैं हम क्या, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अगर किसी भी सीक्वेंस का सेम है तो हम उसको क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a क्या है, फर्स्ट टर्म, n जो टर्म हमें चाहिए, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। कैसे आएगा कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बट मेक श्योर वो एक AP होना चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन AP, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, फिर आखिर तक जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो सब आपको माइनस करके देखने होंगे। ये नहीं कि आपने शुरू किया 1-2 माइनस कर लिया और पता लगा बात कहा ही नहीं माइनस इक्वल, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगला क्या है इसमें, सम ऑफ n टर्म्स
सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या बनता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का वही मतलब है यहाँ पर। इसमें एक फॉर्मूला और बन सकता है n/2 इंटू a प्लस एल। एल क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म। ठीक है, ये डी है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो एल क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक, तो एस एन का सीधा सीधा फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अब इसमें देखिए बच्चे कभी कभी गलती क्या करते हैं कि पता लगा लगाना है ए एन का फॉर्मूला और लगा दिया उन्होंने एस एन का फॉर्मूला। ध्यान क्या रखना है, अगर आपको एक सिंगल टर्म निकालना है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द 20th टर्म, तो अभी 20th टर्म क्या है, केवल एक ही तो है ना। अगर मान लीजिए स्कूल में आपने लाइन लगा रखी है बच्चों की और मैंने कहा कि भाई 20th स्टूडेंट विल कम हेयर, तो एक ही बच्चा तो आएगा ना जो नंबर 20 पर होगा। तो अगर आपको एक ही टर्म निकालना है, सिंगल टर्म, वो 20th हो सकता है, 50th हो सकता है, 10th हो सकता है, 7th हो सकता है, कोई भी, तो उसमें आप क्या करोगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर आपको सबको ऐड करना है, अगर आपको लगता है कि भाई हमें 1 से 20 तक सारे नंबर्स को ऐड करना है, तो फिर हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या है, अगर हमें एपी में मान लीजिए 3 टर्म्स लेने होते हैं, तो 3 टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। आपको ध्यान क्या रखना है, ये इसके लिए भी एक वीडियो बनाया था मैंने। अगर आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं तो मिडल आपका ए से शुरू होगा फिर। ठीक है, एक एक ए यहाँ ले लीजिए, इसके बाद का एक टर्म लिखिए, इसके पहले का एक टर्म लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको 5 टर्म्स लेने हैं तो इसके बाद का एक और लिख लीजिए, इसके बाद का एक और लिख लीजिए, बस खत्म कहानी। ठीक है, ऐसे लेना क्यों ज़रूरी होता है, वैसे कोई रूल नहीं है, आप चाहो तो नंबर जनरल भी ले सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या फ़ायदा होता है कि जब आप इनको प्लस करेंगे, देखिए नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, उनमें हमें प्लस करना होता है इनको, तो जब आप प्लस करोगे तो इनको आप देखिए डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस डी और ये प्लस डी है, दोनों कैंसिल, ए की वैल्यू आ जाएगी सीधा। ये ए कंडीशन से आ गई। दूसरी कंडीशन से क्या होता है, फिर उस ए की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करके डी की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारे तीनों नंबर मालूम हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसमें। और अगर हमें 4 टर्म्स लेने हैं, तो 4 टर्म्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, फिर उसमें ए नहीं आएगा बीच में। ठीक है, तो पहले इधर ए माइनस डी लिख लो, यहाँ पर ए प्लस डी लिख लो। फिर इन दोनों में देखिए 2d का फर्क है, तो यहाँ पर आ गया a माइनस 3d और यहाँ पर आ गया a प्लस 3d। ठीक है, इस तरह से करके ये 4 टर्म्स हो गए। और देखिए लॉजिक इसका भी वही है, जब आप इनको ऐड करोगे तो 3d माइनस और 3d प्लस कैंसिल, d माइनस d प्लस कैंसिल, a की वैल्यू सीधे आ गई। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अच्छा, अब इसी तरह से अगर ए बी सी ये 3 नंबर आपके अरिथमेटिक सीरीज में है, अरिथमेटिक सीक्वेंस में है, तो बी को हम क्या कहते हैं, बी को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। और इसकी वैल्यू क्या होती है, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, हो सकता है किसी एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, तो ये इतना ही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है, इसके क्वेश्चन भी सीधे सीधे ही आते हैं। बट हाँ, ये है कि तो कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बड़े सारे थ्योरम्स और रूल सब याद रखने होंगे। ठीक है, और खास करके डायग्राम बना करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और मैं प्रीफर करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इसमें आता है आप उसका डायग्राम बनाइए। ठीक है, जैसे अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर इफ दे आर ऑफ सेम शेप। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो शेप है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक हो गया छोटा सर्कल, एक हो गया बड़ा सर्कल। ठीक है, इनकी साइज तो अलग अलग है लेकिन इनके शेप जो है वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर, सिमिलर का मतलब हो गया देखने में एक जैसा होना चाहिए। और इसके अलावा एक दूसरा वर्ड आपने पढ़ा था 9th में शायद, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज। ओके, सो अगर साइज और शेप दोनों सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। केवल शेप अगर एक जैसा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, 2 पॉलीगन्स। अब वैसे तो ट्रायंगल है आपका चैप्टर, लेकिन मैंने यहाँ पॉलीगन एक जनरल वे में लिख दिया। तो पॉलीगन्स को अगर हम सिमिलर कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है फिर, कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। जैसे एक हमने छोटा सा एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, और यहाँ पे हमने बना लिया पी क्यू आर। तो अब अगर मैं कहता हूँ मान लीजिए कि जो एंगल ए है वो ए के पी के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो अब लिखना कैसे, आप देखिए पहले तो ट्रायंगल को आपने ए बी सी लिख दीजिए, इसको तो किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता कोई। अब इसके बाद जो दूसरा वाला लिखना है वो फर्क पड़ता है। तो ए एंगल देखिए किसके इक्वल है,
P के, तो पहले यहाँ P आएगा क्योंकि यहाँ पहले A लिखा हुआ है। फिर B किसके इक्वल है? R के, तो सॉरी Q के, सो यहाँ पर Q आएगा दूसरे नंबर पे क्योंकि B दूसरे नंबर पे, और C किसके इक्वल बचा फिर? R के। तो ध्यान क्या रखना है? पहले वाला पहले के इक्वल, दूसरा वाला एंगल दूसरे के इक्वल, तीसरा वाला एंगल तीसरे के इक्वल होना चाहिए। अब इसमें साइड्स का रेशियो आप कैसे लिखोगे? देखो इसी चीज़ को ध्यान रखना है आपको भी। अगर ये थोड़ा सा हमें ये दिया हुआ है कि इफ़ ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, देन जो पहली साइड है वो पहली साइड के डिवीज़न में आएगी, मतलब ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये किसके इक्वल होगा? सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड साइड, सो ये आ जाएगा बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, और फिर इक्वल टू ए सी मतलब फर्स्ट एंड थर्ड पी आर, सो ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। ठीक है, तो अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया, ये मेथड आपको क्लियर हो गया कि अगर रेशियो हमें ये सिमिलैरिटी गिवन है तो हम उसका रेशियो कैसे लिखेंगे, ये चीज़ समझ में आ गई, फिर तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इसका। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ये क्या होती है भाई? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मींस अगर ये एक ट्रायंगल हो गया, आई एम श्योर ये आपने कर रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ए बी सी अगर एक लाइन है और इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, देखिए इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, तो हमने ये क्या किया, डी ई को पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या करेगी फिर? ए बी और ए सी को एक सिमिलर रेशियो में डिवाइड करेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और ये आएगा कैसे? दोनों साइड में +1 कर दीजिए, बस कहानी खत्म हो गई, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई थेल्स थ्योरम आपकी। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एक वर्ड को थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। इस ट्रायंगल में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि मिड पॉइंट से जा रही है, ये डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो क्या होगा फिर इसका? ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ये इसके बी सी के पैरेलल हो गई लाइन, देन बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑल्सो, तो ये क्या करेगी फिर? जो ई होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा और ये इसके दोनों के पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इस पर भी हो सकता है कभी एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अगला क्या है? इफ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये उसी का जस्ट रिवर्स है ना, कि अगर हमने एक ट्रायंगल है और इनके मिड पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन जो है वो बेस लाइन के पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। अब ये ट्रेपीजियम क्या चीज़ होती है? ट्रेपीजियम कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, अब इसमें क्या है? डायगोनल। सो अगर ये डायगोनल आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा? प्रोपोर्शनली दे डिवाइड ईच अदर, मीन्स इस वाले पोर्शन का और इसका डिवीज़न इन दोनों के डिवीज़न के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखना है, इसका मतलब यहाँ पर यही हो गया। ठीक, तो ये केवल बेसिक बेसिक थ्योरम्स है, बस इन्हें आपको याद रखना है और इन्हीं के एप्लीकेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्या है ये? इफ़ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये मैंने पहले ही बता रखा है। इफ इन टू ट्रायंगल्स वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और ये भी सेम जैसा ये एक ही चीज़ बार बार आ रही है। ओके, नाउ अब ये वाला चैप्टर तो भाई बहुत ही आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या क्या करना है? देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहली चीज़ तो ये है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है ना, क्योंकि कभी कभी पता लगा कि बहुत जल्दीबाजी में जो है आसान चीज़ ही गलत हो गई। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपने, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस वाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस और y माइनस। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, x एक्सिस का जनरल कोऑर्डिनेट क्या होता है? y x कॉमा 0, मतलब y की वैल्यू 0 हो गई। y एक्सिस का जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 कॉमा y, x की वैल्यू 0 होगी y एक्सिस पर। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने दो पॉइंट ले लिए x1 और y1, और एक हो गया अपना x2 और y2, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है,
ये हो गई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कहाँ करना है? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दूसरा अगर ट्रायंगल बन गया, इसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो अगर ए बी सी हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से ए बी सी और ए सी तीनों निकाल लीजिए। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो क्या बन गया, आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर कोई दो आपस में इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और अगर तीनों ही इक्वल ना हुए तो क्या होगा, फिर स्केलन ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन इसमें और बनती है कि अगर दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर हो गया इक्वल, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं फिर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे इसमें। अच्छा, इसके अलावा और क्या डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ हो सकता है आपको क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और x4 y4, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे कुछ दे दिया गया आपको, तो आप इसका क्या करोगे फिर, ए बी सी डी। तो इसमें आप क्या करेंगे, वही चारों साइड निकालेंगे आप इसमें भी। तो ए बी मालूम करेंगे, बी सी डी और ए डी, ठीक है। इन चारों को मालूम करने के बाद में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ए बी सी डी के इक्वल हो गया और बी सी जो है आपका ए डी के इक्वल हो गया, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए आपस में ऑपोजिट साइड, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और अगर ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स भी साथ में इक्वल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि शो दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको क्या प्रूव करना होगा कि दोनों ऑपोजिट साइड्स तो सेम हैं लेकिन डायगोनल्स ए सी और बी डी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से ही होगा, ठीक है। और क्या इसमें बन सकता है कि ये रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है और साथ में डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं मिड पॉइंट फार्मूले की। मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनता है अपना, ये बड़ा आसान है कि अगर मान लीजिए कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा दिया हुआ है x2 y2 और इनका मिड पॉइंट हो गया C, तो C का कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा, x1 प्लस x2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई टू, ठीक है। ये बन गया C का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इसमें क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक तो ये कि आपका सीधा सीधा पॉइंट आ जाएगा कि भाई ये हमें एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, मिड पॉइंट निकालिए, तो आप ये फार्मूला लगा दो। दूसरा क्या आ सकता है कि हमें मिड पॉइंट गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा और कहा जाएगा ये मिसिंग पॉइंट निकालो लास्ट वाला, ठीक है। तो अब इसमें करना वही है, फार्मूला वही है, बस अब हमें क्या करना है, सी की वैल्यू दे रखी है और हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके उसमें ख़त्म करेंगे इसको। इसके अलावा और क्या क्या यूज़ हो सकता है, अगर हमें क्वेश्चन आ गया कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए। कोलिनियरिटी का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे तीन पॉइंट हैं तो वो तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए होंगे सबके, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये तीनों कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। तो आपने क्या किया, तीनों साइड निकाल ली, ए बी बी सी ए सी, ये तीनों साइड मालूम कर लिया। और अगर ये तीनों साइड में दो का सम ए बी प्लस बी सी, अगर ये ए सी के इक्वल आ गया, दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल आ गया, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसका ध्यान रखना है। और कभी कभी हो सकता है कि अगर ये पॉइंट वर्टिसेस आपके दिए हुए हैं ट्रायंगल के और कहा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स ध्यान रखेंगे इसका, एरिया पर वैसे कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, ठीक है। और तो लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही है बस, वैसे आप देख लेंगे। वैसे ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये चैप्टर एक ऐसा है भाई जिसमें तो देखिए आपको फॉर्मूले ही याद रखने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। कौन कौन से हमारे फॉर्मूले बनते हैं इसमें, एक तो आता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर भला क्या चीज़ हो गई, ये मैंने एक अगले वीडियो में भी बताया था। थीटा जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली साइड बेस, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। एंड इसी का रिवर्स क्या बनता है, रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा क्या बनेगा, एच अपॉन पी, ठीक है। कॉस थीटा क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका रिवर्स रेसिप्रोकल सेक थीटा क्या हो जाएगा,
हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। इसी तरह से टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या हो सकता है कि टेन थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप इसको। अच्छा, इसमें और क्या हमारे को समझना पड़ेगा, अगर हमारे को एंगल्स की टेबल बनानी है तो इसके लिए भी मैंने बताया था आपको एक वीडियो में। एंगल लिख लीजिए आप ऐसे, अगर आपको याद है तब तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। बट बाई चांस अगर नहीं याद है तो आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। तो इसके पहले ये ऐसे एंगल लिख लीजिए, इसके बाद क्या करिए, ऊपर नंबर लिख लीजिए सबके ऊपर, 0 1 2 3 4। अब इनको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये आ गया अपना 0 डिवाइडेड बाई 4 0, 1 डिवाइडेड बाई 4 1 ओवर 4, 2 डिवाइडेड बाई 4 1 ओवर 2, 3 डिवाइडेड बाई 4 3 ओवर 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 1। अब इनका जो है क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। और वही वैल्यू जो है वो साइन की हो जाएगी। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1, ये आ गया। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो ये कॉस का बन गया 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, ठीक है। साइन अपॉन कॉस कर दीजिए तो ये टेन की बन जाएगी। टेन की क्या बनेगी टेबल, यहाँ से आ गई 0/1 0, इसका क्या बन जाएगा 1/√3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आएगा √3 और यहाँ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए टेन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉट आ जाएगा, कॉट के वैल्यू कॉस के वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर दीजिए, सेक आ जाएगा, और साइन के वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, वो आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी होंगी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो आइडेंटिटीज़ हमारी और बन जाती हैं, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से एक हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे दो और बन गई, कौन कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक लास्ट में हमारी क्या आइडेंटिटी बच गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनसे दो और बन गई, कौन कौन सी, एक बन गई कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये आइडेंटिटीज़ आपको जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अब क्या चीज़ होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जिसमें एंगल्स का सम इक्वल टू 90 होता है, ठीक है। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले क्या क्या बन गए, साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, फिर उसके बाद आ गया टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसी तरह से क्या बन गया, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये आपका आ गया सेक थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ गया आपका टेन थीटा, ठीक है। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूले। तो ये याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। और हो वैसे भी जाएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर फार्मूले आपको सही स्ट्राइक कर गए आपके माइंड में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स इसमें यही एक प्रॉब्लम है बस ट्रिग्नोमेट्री में, हो सकता है आपने फार्मूले तो बड़े आराम से याद कर लिए लेकिन अब पता लगा सही समय पे सही फार्मूला ही स्ट्राइक नहीं किया, या आपने कोई गलत फार्मूला लगा दिया एग्जाम में, तो बस आप उसमें हिलते जुलते रहिए फिर क्वेश्चंस करने में, ठीक है, क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब इसमें एक आता है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, आपको दो चीज़ याद रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको कहते हैं जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो ऐसे,
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बना करके इसको नीचे कर देता है ऐसे, तो यहाँ पर मार्क हो जाता है। नहीं, ये तो ज्योमेट्री की वजह से ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन यही वाला है, ऊपर वाला ही है। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे बोलते हैं ना डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है लो फील कर रहा हूँ। तो जब नीचे की तरफ हम जा रहे होते हैं तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी अगर वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी आती है एप्लीकेशन, तो उसमें बस करना कुछ नहीं है, आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर बनाना है, और फिगर अगर सही बन गया तो इसमें क्वेश्चन सही हो जाता है फिर, और अगर फिगर गलत बन गया तो क्वेश्चन कभी सही नहीं होता है। ठीक है, ये है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें शायद ही कुछ बचा हो अब। ओके, अब आगे इसमें क्या करना है देखते हैं, सर्कल्स। अब सर्कल में क्या करना है अपने को, देखिए सर्कल में कुछ चीज़ें हमारे को याद होनी चाहिए। जैसे एक तो आपको याद होना चाहिए सर्कल में टेंजेंट के बारे में। ठीक है, और उससे पहले सर्कल की बेसिक टर्म समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसको क्या कहते हैं, सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर। ठीक है, अगर हमने सेंटर से यहाँ पर एक लाइन बना दी किसी भी सरकमफ्रेंस पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। और रेडियस का डबल क्या हो जाएगा, डायमीटर। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है, अगर सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। और बिगेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। ठीक है, अगर हमने सेंटर से टेंजेंट, अब टेंजेंट वाला क्या चीज़ है, अगर एक कोई ऐसी लाइन ड्रॉ हो रही है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। और अगर सेंटर से लाइन टेंजेंट पर ड्रॉ की जा रही है तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपने, देखिए ये जो ट्रायंगल्स है ना, ये जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये वाला ट्रायंगल ऊपर का और ये नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया, देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड सेम हो गई, और ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेम होता है तो ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये SAS प्रॉपर्टी से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं, या बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल भी सेम हो जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। ओके, नाउ इसमें और क्या है, देखिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये AP और PB, AB ये दोनों सेम होंगे, ये लाइन और ये लाइन के लेंथ दोनों सेम होंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर हमने क्या किया कि अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ किया जो सर्कल को दो पार्ट में कट कर रही है ऐसे, उस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं सिकेंट। ठीक है, अगर सर्कल को टच करते हुए जा रही है तो उसको कहते हैं टेंजेंट, और अगर सर्कल को कट करते हुए जा रही है तो उसको कहते हैं सिकेंट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसमें। अच्छा, और सर्कल में तो मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा है, बस इसमें सर्कल तो आसान सा चैप्टर है, और ये छोटे छोटे इसके ऐसे ही फॉर्मूले हैं, बस उन्हीं का यूज़ करके क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके, अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़े से फार्मूले आपको फिर से याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से इसमें, देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कौन कौन से फार्मूले आ गए अब आपके। पहली चीज़ तो है कि कॉर्ड लेंथ, ये सॉरी आर्क लेंथ है ना। आर्क लेंथ का मतलब ये ऐसे ऊपर से कुछ आर्क लेंगे जो सेंट्रल एंगल अपना थीटा बना रहा हो अगर, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या बन गया, आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2πr थीटा ओवर 360। ठीक है, इसको याद रखने का भी बड़ा आसान तरीका है। क्या, आर्क लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस का ही पार्ट होता है, तो सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या होती है, 2πr, और उसमें से हमने थीटा अपॉन 360 रेशियो ले लिया तो वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला फार्मूला क्या बन गया, एक हमने कोई सेक्टर बना दिया फिर से जो सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है, अब हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर अपना बन जाएगा πr² हो गया सर्कल का एरिया, और उसमें से थीटा अपॉन 360 हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें सेगमेंट क्या होता है, ये भी एक चीज़ समझने वाली है। अब सेगमेंट के लिए तो देखिए, अगर वैसे तो आसान ही है ये समझना, ये जो आर्क है हमारा सेक्टर है, इसकी अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो अगर इसका हमें एरिया निकालना है सेगमेंट का, तो नो डाउट अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सेक्टर का तो हमने निकाल दिया, और बाकी सब जो है आप वैसे ही निकाल लोगे। ठीक है, ओके, सो अब इसमें क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन गया हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके,
नाउ अब इसमें कैसे क्या करना है, और तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है मालूम है? प्रॉब्लम आ जाती है, पता लगा कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन दे दिया कुछ भी। अब बनाने वाले को तो क्या, उसने कुछ भी क्वेश्चन सेट कर दिया ना। अब परेशान होता है बच्चा, इसमें स्टूडेंट परेशान हो जाता है। पता लगा उसने ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करके बना दिया, और ऐसे शेड कर दिया, जहाँ बनाया वहीं शेड कर दिया। अब उसका पता लगा एरिया आप निकालते रहो बैठ करके। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है आपने। देखो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि सर्कल कहाँ बन रहा है या सेमी सर्कल कहाँ बन रहा है। बस ऐसे चीज़ों का एरिया निकाल करके कोशिश आप करें कि जल्दी हो जाए ये क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, ठीक है? इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। क्या क्या इसमें फार्मूले होते हैं? फार्मूले के लिए इसमें तो क्या है, ओके सो इसमें थोड़ा सा फार्मूलों की बात कर लेते हैं पहले। जैसे हमारे पास क्या फार्मूला आ गया कि एरिया ऑफ सर्कल, कैसे चेंज हो रहा है ये, एरिया ऑफ सर्कल क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसका सरकमफ्रेंस क्या हो गया, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या बन गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और इसका जो आपका पेरीमीटर बना, वो पेरीमीटर क्या होता है, ये समय क्यों बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो पेरीमीटर इसका हो गया 2 × L + W। और अगर यही स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर का साइड, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4A। ठीक है, अच्छा अब इसमें बात करते हैं कोन की, या सिलेंडर से शुरू कर लेते हैं। एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें ये इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। अच्छा थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट गड़बड़ है पेन का, तो इस वजह से ये सीधा सीधा नहीं चल रहा है। ओके, तो अब इसका बेस रेडियस आर है और इसकी हाइट एच है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr² h यूनिट क्यूब। इसका यूनिट का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr × r+h। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हम सर्कल एरिया की बात कर रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम बात करेंगे क्यूबॉइड की या क्यूब की। ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब के फार्मूले एक जैसे ही होते हैं, बस वही साइड को चेंज करना होता है उसमें। जैसे ये बॉक्स हो गया अपना, अब इसमें बॉक्स इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीन चीज़ें हो गई इसमें। ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 × LW + WH + LH। ठीक है, ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। और इसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब साइड सरफेस एरिया क्या होगा, उसमें से बस ये चीज़ माइनस हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, सो ये हो जाएगा WH + HL। ओके, ये ध्यान देंगे। वॉल्यूम की यूनिट, यूनिट क्यूब, और एरिया की यूनिट, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, और अगर यही चीज़ क्यूब में आ जाती है तो बस क्यूब में क्या करना होता है आपको, सारे साइड सेम होते हैं। तो सारे जब साइड सेम हो गए तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड क्यूब हो गया। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया भी मालूम कर लेंगे। अगर क्यूबॉइड की आपको डायगोनल निकालने के लिए आ गया तो डायगोनल कैसे निकालेंगे आप किस फार्मूले से, √L² + W² + H²। इससे डायगोनल की लेंथ डायरेक्ट निकल आएगी। ठीक है, ओके, अब इसके बाद बात करते हैं कोन की। कोन और स्फीयर दो चीज़ें रह गई अभी इसमें। तो ये मान लीजिए कोन हो गया। ठीक है, अभी कोन का बेस रेडियस हो गया r और इसकी हाइट हो गई h। तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 1/3πr²h। ठीक है, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πrl। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πr × r+l। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, ये आप इसके फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि πr² जो होता है किसका फॉर्मूला है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का है, और ये 1/3 हो गया कोन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद स्फीयर, स्फीयर के लिए क्या होता है, जैसे फुटबॉल हो गया या वॉलीबॉल हो गया, कोई भी बॉल ले लेते हैं। ये हो गया इसका रेडियस r, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3πr³। इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, अब इसमें कर्व ले लो, टोटल ले लो, सब कुछ एक ही होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया इसका बन गया 4πr²। ठीक, अब इसी का अगर मैंने हाफ कर दिया, हेमी स्फीयर कर दिया, तो हेमी स्फीयर का तो रेडियस तो वही है r,
इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अलग हो जाएगा, क्यों? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो गया ये ऊपर वाला पोर्शन, बस ये वाला, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला एरिया भी काउंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3πr², ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात सरफेस एरिया की। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है एग्जाम में, कि अगर क्वेश्चन आ गया, आप पहचानोगे कैसे कि वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें वॉल्यूम लगाएंगे सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको देखना है कि स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है, स्पेस अगर हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसमें हमें वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, जैसे बॉटल में पानी भरना, बैलून में गैस भरना, ठीक है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वॉल्यूम हमें लगाना है। और अगर हमें क्या करना है, पेंटिंग करनी है, रैप करना है गिफ्ट को, तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम सरफेस से डील कर रहे हैं, तो उसके हमें क्या करना होगा, सरफेस एरिया का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। अभी हमें टेंट बनाना है, तो टेंट बनाने में कैनवस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कैनवस के लिए हमें क्या करना होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, क्यों? क्योंकि टेंट बनाते समय जो कैनवस होगा वो फ्लोर पे थोड़ी लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, फिर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना होगा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ और क्या याद रखनी है आपने इसमें, कि अगर आप इसमें एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या बताया मैंने, एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे सिलेंडर को मेल्ट करके आपने स्फेयर बना दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम सेम जब इक्वेशन रखेंगे उसमें, तो वैल्यू अपने आप आएगी सॉल्व करने से, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। अब ये एक ऐसा चैप्टर है भाई जिसमें तो केवल देखिए फार्मूला ही आपको हेल्प कर सकता है, बस अगर फार्मूला याद है फिर तो ठीक है, फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे क्या क्या है इसमें, देखिए, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड का मतलब क्या हो गया, कि जिसमें केवल ये ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, बस कॉमा कॉमा लगा करके, ठीक है। तो मीन क्या हो गया, एवरेज। एवरेज क्या होता है, ये तो बड़ा आसान सा है, कि सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए और जितने नंबर को ऐड किया है आपने उतने से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या हो गया, कि हमें वो ऑब्जर्वेशन दिया है उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ में। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ अकरेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए, F1 X1 मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी को उनके ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दीजिए खाली बस, तो क्या हो जाएगा ये, और उनको फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये फार्मूला बन गया। अब देखिए, ये फार्मूला याद रखना ज़रूरी किस लिए है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन टेबल से सॉल्व होते हैं ना, टेबल बनाना होता है। तो अब टेबल में हमें कॉलम्स कितने बनाने हैं ये डिसाइड करेगा फार्मूला। तो फार्मूला याद रखेंगे, जैसे अब ये वाला फार्मूला हो गया, तो अब इसमें पहला कॉलम क्या होगा, एक्स आई, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। दूसरा कॉलम क्या होगा, एफ आई, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। तीसरा कॉलम आपको बनाना होगा एफ आई एक्स आई। कैसे याद आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है फार्मूले में, ठीक है। तो ये बनाया एक कॉलम आपने, मतलब एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, ऐसे सारा लिख दिया। अब जहाँ जहाँ सिग्मा लगा हुआ है जिस फार्मूले पे, उन कॉलम्स को ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया। और सिग्मा एफ आई भी लगा हुआ है, तो इस वाले कॉलम को भी ऐड कर दीजिए, तो ये सिग्मा एफ आई आ गया, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, बस आ गया आपका मीन, ठीक। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, देखिए ये क्या है। अच्छा, इसी का ये मेथड है कि कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक। तो वही मैंने अभी जो बताया है आपको वैसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए, ये भाई शॉर्टकट मेथड है अरिथमेटिक मीन निकालने का, ठीक है। शॉर्टकट मेथड क्या हो गया आपका, देखते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, मतलब एफ एक्स आई और एफ आई ये दोनों चीज़ें दे रखी होंगी आपको, और अरिथमेटिक मीन निकालने का ये फार्मूला हो गया शॉर्टकट मेथड से, ठीक। अब इसमें ये ए क्या है, ए है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। और ये डी क्या है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो ये कैसे होगा, देखिए, ये इसका मेथड है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे तो ये देखिए, ये फार्मूला याद है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यही फार्मूला मेन है इसका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, क्लास मार्क्स। हो सकता है इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ये तब होगा जब आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये इसको ऐसे करना होता है। अब इसके बाद और इसमें क्या क्या है आपका, देखिए, मोड। अब ये मोड का फॉर्मूला जो है ये मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। तो एल क्या होता है इसमें, लोअर लिमिट ऑफ द मॉड्यूलस क्लास, ठीक है। अब इसमें एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या है, प्रीसीडिंग, F2 क्या है, सक्सीडिंग,
h क्या है, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिस पर एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन होता है, हो सकता है आपको मोड गिवन हो, मीडियन गिवन हो, आपको लिखा जाए मीन मालूम करिए, या मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, आपसे कहा जाए मोड मालूम करिए, ठीक है। तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। ये लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। वैसे तो देखिए बहुत आसान सा चैप्टर है, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो आसान से चैप्टर्स हैं ना, वो गलत ना होने पाएँ, वो हमेशा सही ही रहें। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा बेसिक फार्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अब अगर हमने कॉइन को एक बार टॉस किया तो हेड या टेल दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो इसके कितने आउटकम्स हो गए, 2। इसी तरह से कॉइन को अगर हमने 2 टाइम्स टॉस किया है तो क्या बन सकता है, 2 हेड आ सकते हैं, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल आ सकते हैं। तो इसके टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 4। इसी तरह से 3 टाइम्स किया तो 8, ठीक है। अब बात करते हैं डाई की। डाई अगर हमने एक बार थ्रो किया तो 6 आउटकम्स हो सकते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने डाई को 2 बार थ्रो किया है तो 1 के साथ में 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 4, लाइक इस तरह से। इसके लिए एक अलग से पूरा वीडियो बना रखा है मैंने डिटेल में प्रोबेबिलिटी का। तो वो कितने एलिमेंट होते हैं, 36। आपको क्या देखना है कि फेवरेबल मतलब आपके फेवर में कौन कौन से हैं और टोटल कितने, ठीक है, उनको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें और क्या हो सकता है, एक तो इसमें आता है प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्लेइंग कार्ड का कैसे पहचानेंगे आप, टोटल कितने होते हैं, 52। अभी 52 में से 26 आपके रेड हो गए और 26 आपके ब्लैक हो गए, ठीक है, ब्लैक कार्ड्स हो गए। अभी 26 जो रेड हैं इसमें से भी कैटेगराइज हम करेंगे तो 13 आपके हार्ट कार्ड हो गए और 13 डायमंड हो गए, ठीक है। इसी तरह से इधर भी 13 स्पेड कार्ड हो गए और 13 क्लब हो गए, ठीक है। अब हर एक में 3 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, किंग क्वीन जैक, हर एक में, इधर भी इधर भी इधर भी और इसमें भी। सो टोटल फेस कार्ड आपके कितने हो गए, 12, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लेइंग कार्ड वाला क्वेश्चन तो वैसे तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक जैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू हैव 53 संडेज इन अ लीप ईयर। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो अभी 365 डेज में अगर हमें संडेज मालूम करने हैं कि 53, तो पहले तो हमें अगर वीक मालूम हो गए तो एक वीक में एक संडे तो होगा ही ना। तो वीक के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 535 माइनस 1 5, 7 2 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो जब 1, ये नॉन लीप ईयर के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 365 लिखा हुआ है। तो ये एक दिन बचा, कौन सा, अब ये एक दिन आपका संडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब ये 52 जो क्वोशेंट आया इसका मतलब 52 संडे तो फिक्स हो गए। अभी जो एक बचा तो ये टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, 7। संडे की क्या पॉसिबिलिटी है, एक। लेकिन अगर यही लीप ईयर होता तो लीप ईयर में क्या करना होता हमें, तो टोटल हमारे डेज हो जाते 66, 7 से डिवाइड करते तो ये आता आपका 5, 7, 35 माइनस 1 6, 7 2 ज़ा 14, 2 रिमाइंडर आ जाता, ठीक है। तो 52 संडे तो फिक्स होगा। अब ये जो 2 रिमाइंडर आए हैं इसमें कौन कौन से दिन हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अभी भी हैं टोटल। अभी संडे कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो एक संडे मंडे पे आ रहा है और एक सैटरडे संडे पे आ रहा है। तो अभी आंसर हो जाएगा 2/7। तो इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें और क्या याद रखना है आपको कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो आई एम श्योर ये थोड़ा सा रिवीजन बहुत जल्दी हुआ है, लेकिन अब ये रिवीजन होता उसके लिए जिसने साल भर में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी होती है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि कहीं नहीं लेसन में थोड़ा सा अभी और ज़रूरत है तो मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बना रखा है, आप उनको देखिए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम की तैयारी में, ये थोड़ा सा अच्छा वीडियो है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और इसको नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लें जिससे कि मैं आगे का लेसन भी तैयार करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।